नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है और आज हम चर्चा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर अन्य पार्टियां, सब 2024 के लिए क्या रणनीति बना रही है। शुरुआत बीजेपी से करते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में टिकटॉक पीएम ने कह दिया है 400 दिन बाकी हैं, जनता के बीच जाइए, लोगों से मिलिए जुलिए, सरकार के कामकाज गिनाइए। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक, और वहीं पर चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर कुछ अन्य पार्टियां, थर्ड फ्रंट या फिर मेन फ्रंट जिसे नीतीश बाबू कहते हैं, वो बनाने की कोशिश है ताकि विपक्षी एकजुटता के लिए कवायद शुरुआत हो और मोदी को रोकने के लिए विपक्षी पार्टियां एकजुट हो। मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के संगठनात्मक नेतृत्व में 19 से भी ज्यादा बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुन कर आएगी और मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनकर इस देश का नेतृत्व करेंगे। इसका हम सबको भरोसा है। पहली बार इस देश के अंदर एक उम्मीद की किरण जागने लगी है। इस देश के अंदर कुछ मुख्यमंत्री एक साथ आ रहे हैं, कुछ नेता, अखिलेश यादव जी जैसे नेता एक साथ आ रहे हैं और अब हम सब मिलकर इस देश के विकास की चर्चा कर रहे हैं। हम सब मिलकर अब राजनीति की चर्चा नहीं करते। और उन्होंने कहा कि 400 दिन बाकी हैं। हमें तो लगता था कि ये सरकार तो वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं, अब तो वो स्वयं स्वीकार कर रही है कि अब 400 दिन हैं। जो सरकार अपने दिन गिनने लगे, जो सरकार अपने दिन बताने लगे, समझ लो ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने जिस भावुकता के साथ और जिस गहनता के साथ आज 100 ऐसे विषय जो भारतीय जनता पार्टी को अगले 1 वर्ष में करना चाहिए, वो भावनात्मक भी थे, संगठनात्मक भी थे और साथ साथ देश को अगले 30 वर्षों में कहां हम देखना चाहते हैं उसका भी संदर्भ था। तो एक बहुत ही भावुक लेकिन एक बड़ा दृष्टि के साथ, एक बड़े सोच के साथ देश के प्रधानमंत्री ने ऐसे 100 विषय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति में रखा जो अद्भुत माना जा सकता है। कितना दम किसके दावे में और किसकी मेहनत का रंग आएगा 2024 में, इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय खास मेहमानों से करा दें जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के तालियों के साथ स्वागत कीजिए। प्रणव झा जी, नेशनल सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। डॉक्टर अजय आलोक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं, ताली बजाइए। कलीमुल हाफिज साहब लीडर एआईएमआईएम के हैं। सत्य प्रकाश मिश्रा जी प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबके साथ तालियों का। अब गौरव भाटिया जी के साथ शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपसे यही है, बहुत सारा आपने कागज यहाँ रखा हुआ है। पीएम ने कहा 400 दिन बाकी, लोगों के बीच जाओ, और क्या क्या सिखाया है पीएम ने, क्या क्या समझाया है 24 के लिए? प्रधानमंत्री जी ने केवल राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नहीं, अपने जीवन के जो भाव है उससे सिखाया है कि राष्ट्र सर्वोपरि, उसके बाद संगठन और उसके बाद अपना हित, और वही जो हमारी सीख है हम उसको आगे बढ़ाते हैं। और अंजना जी, मैं इतना ही कहूंगा कि एक नई ऊर्जा भर दी। चुनाव जीतना हारना ये राजनीतिक जो प्रक्रिया है उसका हिस्सा है, लेकिन ये देश आगे बढ़ना चाहिए। और कहा जाता है कि सपना वो नहीं जो आप सोते हुए देखें, सपना वो है जो आपको सोने ही ना दे, वो है सपना। ये नरेंद्र मोदी जी ने सिखाया। दूसरी बात, ये 2024 हमें आशीर्वाद मिलेगा जनता का, हम पुनः 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे, ये एक बात है। लेकिन एक बात ये भी है, सपना तो ये भी हर भारतीय देखता है, आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये होगा कि हम पूरे विश्व में सबसे बड़ी इकोनॉमी बने। लेकिन प्रचार कैसे करेंगे इस पर? पीएम ने कार्यकर्ताओं से क्या कहा है? क्या है आप लोगों, हमें पता चला 144 सीट पर आपके मंत्री प्रवास कर रहे हैं। बहुत दिनों से आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक-एक सीट पर काम करें। अभी जब ये चर्चा हो रही है तो उत्तर प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का प्रवास है, वो वहां कार्यक्रम कर रहे हैं। और ये कोई चुनावी प्रक्रिया नहीं है कि चुनाव आया चलो जनता से मिले। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारा मूल मंत्र है। हम जनता के बीच में रहते हैं, हम उनके घर का हिस्सा हैं, हम उनके दिल की धड़कन है, इसीलिए जनता में दिल की धड़कन कैसे चुराइएगा प्रणव जी? वो कह रहे हैं दिल की धड़कन हम पहले ही बने हुए हैं। राहुल गांधी, क्या भारत जोड़ो यात्रा यहां पर समाप्त होगा? स्ट्रैटेजी क्या है आपकी 24 के लिए? देखिए,
अंजना जी, जैसा कि हमारे साथी ने कहा, हाँ। दो बातें जो इनकी महत्वपूर्ण थी, इन्होंने कहा कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम होने वाले हैं हो गए और बड़ा लंबा फेरिस्ट था जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, हमने देखा था। पर यह बताइए कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होना किस काम का, जब इसी देश में आप लोगों के दौरान 45 सालों की सबसे बड़ी बेरोजगारी है 8.3%। 10 साल पहले ये 2.2% होती थी। महंगाई सबसे अधिक है, 410 रुपए का सिलेंडर 1100 रुपए का मिलता है। किसानों की आय 27 रुपए प्रति व्यक्ति। उसी तरह आत्महत्या देखें, 115 मजदूर रोज आत्महत्या करता है। महिलाएं जो है घर चलाने वाली 65 लोग रोज आत्महत्या करती हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को देखें तो 107वें स्थान पर हम 121 देश में। प्रेस फ्रीडम को देखें 150वें स्थान पर हम 181 में। सोशल प्रोग्रेस को देखें हम 110वें स्थान पर हैं 169 में। किस काम का ऐसा प्रोग्रेस जहां की लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो? आपका जो क्रिएशन है, जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, वो ये है कि जो देश का 1% व्यक्ति है उसके पास इस देश का 40% आय हो। यह उपलब्धि है। अमीर को और अमीर बना दो, गरीब को गरीब बना दो, उसको मजबूर कर दो कि वो लाभार्थी बना रहे। 80 करोड़ लोगों को इसलिए खाना दिया जाता है कि वो निर्भर रहे राशन पर, उसकी सुविधाएं चली जाए, उसका भविष्य अंधकारमय हो जाए और जो जिनके हाथ में निजाम है, जिनके हाथ में ताकत है, वो और मजबूत बने। ये लोकतंत्र के कमजोर होने का एक की तरफ का कदम है और अगर ये स्थिति बदली नहीं तो धीरे धीरे लोकतंत्र और कमजोर। स्ट्रैटेजी बताइए 2 लाइन में जल्दी से कि स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। देखिए अभी तक के चुनाव में चाहे वो 14 हो सर, चाहे 19 हो, लगभग 19% वोट कांग्रेस पार्टी के बरकरार रहे। यहां से बिल्ड कैसे करेंगे? क्यों आप बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं? क्या आपको दिक्कत? आप 19 का क्या सबक है आपके लिए? अंजना जी, स्ट्रैटेजी तो ड्राइंग बोर्ड पे होता है, यहाँ प्रेस स्टूडियो पे तो मैं क्या बताऊं, पर स्ट्रैटेजी क्या होता है, हम अपनी बात आपको कहते हैं और इनको क्या करना होता है, वोट वाले दिन जाकर के अपना मत देना होता है। इनके मुद्दे, इनकी आवाज हम बनेंगे। 7 सितंबर से जो अभियान चला है, आज जम्मू की सीमा में प्रवेश कर और 30 तारीख को जब तिरंगा फहराया जाएगा श्रीनगर में, तो ये आम लोगों की यात्रा है। ये जो इनकी परेशानियां, यही बेरोजगारी, यही महंगाई, यही जो सामाजिक विभाजन की राजनीति इस देश में की गई है, जो जहर बोने की कोशिश की गई है, इन बच्चों की आवाज बनकर इनके भविष्य को सुरक्षित करने की कवायद है और यही हमारी आवाज बनेंगे, यही हमारी ताकत बनेंगे। इसके बाद आप लोगों के सवाल लेंगे, आपके पास आ रहे हैं जल्दी से एक एक करके। सर एक एक कमेंट ले लूं, फिर लोगों के सवाल, उसमें जवाब बता रहे हैं। एक सेकंड। खुलकर विपक्ष एक साथ क्यों नहीं होता? कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है 14 में, और उन्होंने 52 सीटें उसके बाद 19 में जीती हैं। वोट परसेंटेज में देखिए तो 19-20% के आसपास वो वोट ले रहे हैं। 28% इनका वोट परसेंटेज था 2009 में। आप लोग एकजुट क्यों नहीं होते हैं? नीतीश बाबू अलग सपने देखते हैं, वहां टीआरएस वाले अलग सपने देखते हैं। सवाल यह है कि एकजुट क्यों नहीं? देखिए, आपके बिंदु पर मैं आऊं उससे पहले ये बात कहूं कि देश झेल रहा है महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार। अब नहीं आएगी मोदी सरकार। रही बात हम एकजुट हैं, 7 पार्टियों का महागठबंधन बिहार में प्रायोगिक तौर पर नहीं, अटल स्वभाव में वहां पर चल रहा है। 63% वोट। ये बात उस पार्टी का शख्स कह रहा है जो लगातार 15 साल से वहां सत्ता में है। महंगाई बेरोजगारी क्या बिहार से खत्म हो गई है? बिहार का आज क्या हाल बनाकर रखा हुआ है? बिहार का विकास दर, मजाक बन गया है। बिहार का विकास दर देश में सर्वाधिक है। हाशिए पे पड़े बिहार की जो चुनौतियां थी, जाति संघार की चुनौतियां थी, नरसंहार की, उन चुनौतियों का सामना करते हुए आज बिहार में 29% महिलाएं पुलिस में नौकरी कर रही हैं। देश का सबसे ऐसा पहला राज्य है जहां 29% महिलाएं पुलिस में हैं और 35% महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण देश में पहला राज्य बिहार बना। तो बिहार को आप नकारात्मक दृष्टिकोण से इस तरह ना देखें। उसके सीमित संसाधनों में आज 2 लाख करोड़ का बिहार का बजट है। मुख्यमंत्री अपना इलाज सरकारी अस्पताल में करा सकते हैं? मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए सर, जब नरेंद्र मोदी केंद्र में आए तो गुजरात मॉडल लेकर आए। नीतीश बाबू का मॉडल क्या है? क्या मुख्यमंत्री अपना सरकारी अस्पताल में इलाज करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। क्यों नहीं करा सकते? आप एक बात बताइए, इस देश का नहीं, एक सवाल और है, इस देश के कितने नेता सरकारी
अस्पताल में इलाज कराते हैं। ये बात किसी से छिपा नहीं है। ये है आपका जवाब। दिल्ली में सारे सरकारी अस्पताल हैं, तो उसमें क्या नीतीश जी के इलाज नहीं करा सकते? बिहार मॉडल क्या है? बिहार मॉडल विपक्ष की महंगाई की जो मार झेल रहा है देश, उसके खिलाफ सभी पार्टियों को, चूंकि 63% वोट भी मोदी सरकार के खिलाफ है इस देश में, और वो पुलवामा वेव को लेकर के 303 सीट पर गए थे। उस समय जनता दल यूनाइटेड, अकाली दल, शिवसेना सभी लोग उसके साथ थे। आज विपक्ष की सभी पार्टियां लोकतांत्रिक सिद्धांतों के तहत एक मंच पर इसलिए आएंगी क्योंकि ईडी और सीबीआई के जिस तरह दुरुपयोग विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए मोदी सरकार ने किया है, खिलाफ किया है, उस पर हम लोग खड़े हैं। नेतृत्व कौन होगा यह अलग प्रश्न है, लेकिन नीति स्पष्ट है कि देश में जो बेरोजगारी का आपने वादा किया, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, अब तक नहीं दिया। 15 लाख कहा खाते में दे देंगे, वो भी नहीं दिया। जनधन खाता शुरू करने वाली ये सरकार आज बताए कि उस जन के खाते में कितना धन है। शून्य धन है उसमें अंजना जी। उस चीज पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सिद्धांतों और मूल्यों की लड़ाई है मोदी सरकार से, कोई वैमनस्यता की लड़ाई नहीं है। अगर देश में 10 बार सिलेंडर का दाम बढ़ जाए तो बताएं नरेंद्र मोदी जी इस देश की महिलाओं को क्या जवाब देंगे? और ये सरकार कहती थी कि बहुत हुआ महिलाओं पे वार। बताइए, पहलवान पर अब खतरा पैदा हो गया है। जो महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर के आती हैं, उन पर वार हो रहा है और मोदी सरकार खामोश है। अब तक उसको नहीं हटाया गया है। उस कुश्ती संघ के महाध्यक्ष को 3 दिन बीत चुका है। तो महिलाओं की सुरक्षा से लेकर के संवैधानिक मूल्यों की सुरक्षा तक, और अल्पसंख्यकों की आवाज से लेकर दलितों की दबे कुचलों की आवाज तक, ये पूरा का पूरा 63% जो विपक्ष की आवाज है वो एक मंच पर खड़ा होगा। 400 दिन बचे हैं, इंतजार करिए। बजट सत्र आने वाला है, उसके बाद आपको धीरे धीरे सभी स्ट्रेटजी सामने आती दिखेंगी। हाफिज साहब, आपकी एंट्री कब होगी? कब ये हिजाब, हरा रंग, ये सब कब लाना है? सब चुनाव के 24 के 23 हो गया सर। ये हमारा काम तो नहीं, ये सारे कहते हैं कि सर टीम बी है इनके, वही मुद्दे लाएंगे जिससे वोटों का धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण हो। आप देखिए ना, सरसंघचालक ने कहा कि ये देश 1000 साल से युद्ध कर रहा है, और पहले खतरा बाहर से था, अब खतरा आंतरिक है। उन्हें चीन नजर नहीं आता, लेकिन अंदरूनी तौर पे उन्हें खतरा नजर आता है। और फिर उसी की भ्रम में दूसरी कड़ी आती है मोदी जी की, जो कहते हैं कि मुसलमानों में आपको बोहरों के पास पहुंचना है, पसमानदा के पास पहुंचना है। यानी मुसलमानों में भी डिवीजन कराने के लिए। आप थे क्या वहां अंदर जब ये पीएम बोल रहे थे? कान लगा के ऐसे सुन रहे थे। देखिए साहब, ये आप जैसे प्रवक्ता और मीडिया इसको प्रोपेगेट कर रहा है। अब अंदर क्या हुआ था ये तो मैं सुनने नहीं गया, मुझे लेकिन जो मैंने मीडिया से सुना वो मैंने जब लोग वोट करते हैं तो वो स्कूल, शिक्षा, सड़क, क्या मैं गलत कह रही हूँ? स्कूल, सड़क, शिक्षा, अस्पताल, इन मुद्दों के लिए करते हैं। आपको लगता है उनको रत्ती भर फर्क पड़ता है ये भगवा हरा जो आप करने के लिए पहुंचते हैं? नहीं, हम भगवा हरा करने के लिए जो मुस्लिमों के मन में आप डर बैठाते हैं। हम ये बताने, जो मेरा ये बताने का मकसद मेरा ये था कि ये भारतीय जनता पार्टी सरकार जो मुसलमान, अल्पसंख्यक, गरीब, वंचित, जो पिछड़ा हुआ है, खास तौर से एजुकेशन में पिछड़ा हुआ है, और वो किसी तरह से लेके प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप, इस तरह की स्कॉलरशिप लेके एजुकेशन लेता था, वो तक इस सरकार ने बंद कर दी। उनके लिए एक छोटा सा मंत्रालय बना था, उस मंत्रालय का भी गला घोट दिया। और इसके अलावा उनके साथ जो अन्याय जिस तरीके का वो दिखाते हैं, खास तौर से योगी के बुलडोजर से लेके और गुजरात की पुलिस तक का जो हाल है, तो ये तमाम मुद्दे हमारे लिए तो मुद्दे हैं मैडम, आपके लिए नहीं होंगे मुद्दे ये। लेकिन जब लोकतंत्र में कोई भी कम्युनिटी अल्पसंख्यक हो जाती है तो उसकी तो सिक्योरिटी बढ़ जाती है, उसकी तो क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, वो सोचती है कि सरकार हमारे लिए क्या करेगी। तो ये जो सरकार है ये अल्पसंख्यक विरोधी है, इसने अल्पसंख्यकों का नुकसान किया है। इसलिए अल्पसंख्यक चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो, 400 दिन नहीं और उससे पहले भी चली जाए तो बेहतर रहेगा। ठीक है अजय जी, राष्ट्रवाद सबसे ऊपर, उसके बाद से ये बुलडोजर मॉडल बैक्ड बाय एंटी बॉलीवुड मॉडल, जिस लकीर पर बीजेपी आगे बढ़ रही है, ध्रुवीकरण का ही इनको सहारा है या प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का सहारा है? ऐसे में क्या राहुल गांधी डेंट मार पाएंगे? क्योंकि तमाम पार्टियों को तो एक साथ आना ही पड़ेगा अगर मोदी को चुनौती देनी है। अंजना जी, कोई पार्टी मुझे नहीं लगता है कि इस चुनाव के पहले प्री पोल अलायंसेस कहीं बनने प्री पोल ना करे, पोस्ट पोल वो तब संभावना है अंजना जी जब बीजेपी अपने दम पे 300 से नीचे रहेगी, क्योंकि न्यू 272 इज 300 फॉर बीजेपी। ये टारगेट देखिए, चुनाव का नैरेटिव बड़ा सिंपल और प्लेन है। एक पार्टी है जो 2014 से 19 में 19% वोट पे आ जाती है, और एक पार्टी है जो 31% से 37% पे जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंज ये है कि 37 को वो 40-42 कैसे ले जाते हैं, क्योंकि लड़ना इनको अकेले है सबसे। इनका एक ही एडवांटेज है कि सारे मिलकर लड़ नहीं सकते। अब आप देखिए,
मेन फ्रंट बनाने वाले को ही कोई नहीं पूछ रहा है। दिक्कत ये है ना, कांग्रेस अलग यात्रा निकाल रही है, कोई दूसरा उसके बारे में कुछ अलग क्रिटिसिज्म। लेकिन राज्य दर राज्य अलग, अगर विपक्षी पार्टियां अच्छा परफॉर्म करती हैं, बाद में एक ऑपोजिशन कॉबल अप करके कुछ होता है, तो क्यों नहीं किया जा सकता? तो राज्य दर राज्य भी तो भाजपा ही लड़ रही है। आप ये देखिए 102 सीटें हैं आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु ये मिला के, जहां भारतीय जनता पार्टी पिछले बार 2-3 सीट जीती थी। आज उसमें आंध्रा और तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति अच्छी हो रही है। नैरेटिव क्या है? ऑपोजिशन का नैरेटिव हो रहा है मोदी को गाली दो, मोदी को कोसो, महंगाई, बेरोजगारी। इस देश में किस चुनाव में महंगाई और बेरोजगारी नहीं थी, ये बताइए जरा 1951 से। क्या उसके बावजूद देश आगे नहीं बढ़ा? आज से 50 साल के बाद क्या महंगाई बेरोजगारी नहीं रहेगी? रहेगा, मुद्दे तो रहेंगे। आपका नैरेटिव क्या है? राहुल गांधी एज ए लीडर नैरेटिव क्या पेश कर रहे हैं जो इन युवाओं के मन में जाएगा, जो आपके यहाँ बैठे हुए हैं? जिस दिल्ली में हम खड़े हैं, यहाँ पर सुषमा स्वराज जी की बतौर मुख्यमंत्री सरकार गिरी थी प्याज की कीमतों पर। बिल्कुल गिरी। महंगाई मुद्दा बनता है, एकदम बनता, मैं वही कह रहा हूं, बनता है। लेकिन कब? जब लीडरशिप में नैरेटिव हो। उस वक्त यहाँ पे दिल्ली में सुषमा स्वराज जी को काउंटर करने के लिए कौन था? शीला दीक्षित थी। आज कौन है इनके पास काउंटर करने के लिए? राहुल गांधी। ठीक है, धीरे धीरे आइए, कुछ सवाल लेते हैं, जल्दी से पूछे। हाँ, बिहार में शिक्षा के लिए कोई कानून बनेगा या सिर्फ शराबबंदी पर ही कानून बनेगा? आपसे जी, के लिए कानून है, अभी तक कोर्सेज इतनी लेट चल रही हैं और पेपर हमेशा लीक हो जाता है, इसका कौन जिम्मेवार? बीजेपी है या नीतीश कुमार जिम्मेवार है? सरकारी तंत्र इस चीज के लिए जिम्मेदार। दरअसल यही बिहार मॉडल है ना, जिस पर प्रश्न है। बहुत सारे बच्चे यहाँ, कितने बच्चे आए हुए हैं जो बिहार के आए हुए हैं पढ़ने के लिए? हाथ उठाइए एक बार, लॉन्ग कैमरा में काटिएगा। हाँ, इतने सारे बच्चे, मतलब पढ़ाई के लिए। ये बच्चे भी और मैं भी, सबको बिहार से निकल के आना पड़ता है अगर अच्छी पढ़ाई और वक्त पर आपको एग्जाम देने हैं, रिजल्ट्स पाने हैं, आगे बढ़ना है जीवन में। क्या अच्छे हाल बना अवसर रखा की है? तलाश में तो लोग ऑक्सफोर्ड तक जाते हैं, आप भी पहुंची दिल्ली तक, तो अच्छे अवसर की तलाश में बहुत लोग बहुत जगह जाते हैं। लेकिन एक बात मैं उस पर कह दूं, जो समाज का आखिरी हाशिया जहां बैठा हुआ है, उसको शिक्षित करने के लिए नीतीश कुमार जी ने बीड़ा उठाया और लड़कियों को साइकिल देकर के स्कूल भेजा, पोशाक देकर स्कूल भेजा। चुनाव तक यही बताइएगा, ये है महत्वपूर्ण, ये है, ये सबने रटा हुआ जहां है। एक छोटा अच्छी सा बात है, ये बहुत अच्छी पहल थी। नहीं, पहले कभी ऐसा नहीं था। सबसे ज्यादा आरक्षण भी महिलाओं को नीतीश बाबू ने दिया है। साइकिल चलाओ, स्कूल जाओ। सर, सबसे ज्यादा महिलाओं को आरक्षण भी 50% का नीतीश बाबू ने दिया हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ से बिहार का विकास कब होगा? बिहार का 2 लाख करोड़ का बजट है, विकास नहीं है। बिहार का जो विकास दर है लगातार 11.3% है। इसका सवाल गलत है, इसको बिठा देते हैं वापस। हम ये नहीं कह रहे, उनको सवाल पूछने का पूरा हक है। 11.3% बिहार का विकास दर सर्वाधिक, और इस बार भी विकास दर बिहार के सरकारी स्कूल में अंगूठा छाप मास्टर और बच्चों का अटेंडेंस 0 है, हाई स्कूल में भी और यूनिवर्सिटी में भी। अगर 100% अटेंडेंस आप दिखा दीजिए विद्यालय में, हाई स्कूल में और कॉलेज में, तो मैं ये बीजीएमसी करना छोड़ दूंगा और बिहार जाके खेती बाड़ी करूंगा। नहीं, बिहार जाके आप खेती बाड़ी ना करें, बिहार में आप सफल छात्र गुस्सा है, बच्चे में गुस्सा है थोड़ा। बैठे बैठे। हाँ, ये बिहार मॉडल पर प्रश्न है, क्योंकि देखिए ये वही नेता हैं जो सामने आ रहे हैं। हाँ। मैम, मेरा सवाल भी सर से, क्योंकि मैं खुद बिहार से बिलोंग करता हूँ। सारे बिहार के आ गए हैं क्या मेरे साथ? और मैम, आपने भी अन्य लोगों से भी सवाल सही मुद्दा उठाया कि ये बात बिल्कुल सच है कि हमें बिहार से निकल के यहाँ क्यों आना पड़ रहा है। यहाँ के लोग बिहार क्यों नहीं जा रहे? बता रहे हैं कि आप ऑक्सफोर्ड जाइए पढ़ने। तो ऑक्सफोर्ड जाने का ये क्या कर रहे हैं हमारे लिए कि हम ऑक्सफोर्ड जाए? बिहार में जो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करता है उसको सरकार छात्रवृत्ति देती है। अच्छा, मतलब हमें पढ़ने के लिए कन्या उत्थान योजना में जो लड़कियां पढ़ रही हैं उसको 50,000 तक जन्म से लेकर के उसके ग्रेजुएशन तक पैसा देती है। बताइए, हम पहला स्टेट है, नहीं 1 मिनट रुक जाइए, पहला स्टेट है। सर लड़िए मत, अरे बच्चा है सर, युवा है। वो सही बात कह रहे सुन हैं लीजिए, आप बताइए ना, आपकी सरकार बस सरकार चलाना चाहती है, हमेशा इस पार्टी को छोड़ के उस पार्टी में, हमेशा पार्टी बदलती है, कभी सरकार चलाने के लिए क्या है आपके सरकार ने? बस ये बताइए शिक्षा के लिए। जल्दी छोटा एकदम छोटा। बिहार के किसान, बिहार के पृथ्वी साव सब बाहर जाकर क्रिकेट खेलते हैं। बिहार के शकीबुल गनी 341 रन बना के भी उसको शिक्षा मंत्री तक, मतलब बिहार के नहीं के उसे मिलना है। यही हमारी बिहार। मेरा सवाल ये है कि अगर भारत जोड़ो यात्रा इलेक्शन के पहले ही है, तो जीएसटी, नोटबंदी और राम मंदिर कब आए? बस नहीं, मैं समझी नहीं आपका सवाल। मतलब ये भी तो इलेक्शन से प्रणव जी आपके लिए। हाँ। ये भी इलेक्शन से पहले ही तो हुए हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि उस समय उनको यात्रा निकालना चाहिए? नहीं, यात्रा की बात नहीं है। हाँ। लेकिन ये भी तो अपने वो पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं ना, मुद्दे है ना, ये भी अपने मुद्दे है ना, और पॉलिटिक्स के पहले वो वोटिंग के लिए। तो ये सवाल क्यों उठाया जा रहा है कि राहुल गांधी वो कर रहे हैं? अच्छा, ये बीजेपी से आपका सवाल है? हाँ, बीजेपी से मेरा।
मिस्टर भाटिया, मैं दे सकता हूँ, धन्यवाद। बैठे। मैं इतनी अनुमति लेके छोटा छोटा जवाब सवाल, ताकि ज्यादा बच्चों के ज्यादा सवाल। से ज्यादा। सब भाई बहन हैं, हम तो नाराज भी नहीं होंगे इनकी तरह। नहीं, हम नाराज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, कोई नाराजगी नहीं किसी से। ऐसा है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं और दूसरी तरफ ये सारे घटता हुआ बंधन। क्यों कहता हूं मैं आपको बताता हूं। इस पे अर्ज किया है, मिल बैठे हैं महफिल में जुगनू सारे, कहते हैं आओ सूरज को हटाया जाए। अब आप देखिए, केसीआर साहब ने अखिलेश यादव को बुलाया, अरविंद केजरीवाल को बुलाया, राहुल गांधी को नहीं बुलाया। मतलब दो बातें सिद्ध हो गई। पहली बात, ये लोग सारे इसलिए साथ आते हैं क्योंकि अकेले इनमें दमखम नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी का सामना कर सके। ये दगे कारतूस है, 15-20 आएंगे, चलेगा कोई नहीं। सर, आपकी 18 पार्टियों से शुरू हुई थी गठबंधन, चिमटे से कोई छूना नहीं चाहता था आपको। उस जमाने में जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने, अरे चारा खाने वाले भी चिमटे की बात कर रहे हैं। चिमटे से कोई भैंस को नहीं छोड़ा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका मैं केसीआर पर सवाल। दूसरी बात ये सिद्ध हो जाता है अंजना जी, राहुल गांधी विपक्ष का नेता भी सबको स्वीकार्य नहीं है। ये बात सिद्ध होती है कि नहीं। तीसरी बड़ी बात, जो अभी बात हो रही थी, यहां AIMIM के प्रवक्ता हैं। मैं तो पहले एक बात कहूंगा, संविधान का शपथ तो ओवैसी जी ने भी लिया है, उसमें लिखा है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। पहले तो मुस्लिमीन हटाइए अपने नाम से, जब हटा देंगे उसके बाद आप सबकी सेवा कर पाएंगे। लेकिन आप वकील हो गए, ऐसी बात मत करिए बिल्कुल अनपढ़ों जैसी। ये देखिए, चुनाव आयोग ने उसको पंजीकृत किया हुआ है, राहुल भाटिया ने नहीं किया पंजीकृत। मेरे से ऐसे बात मत करिए पहले तो, वरना मैं जवाब देना जानता हूँ। जी हाँ, हम भी मेरी क्लास में छात्र भी नहीं है आपके ओवैसी जी। मैं हेडमास्टर हूँ स्कूल का, याद रखिएगा। वो कभी कोर्ट कचहरी नहीं गए, मैं सर्वोच्च न्यायालय में भारतीय चुनाव आयोग से पंजीकृत पार्टी है हमारी। अगर आपको कुछ करना है ना, आप तो सरकार में है ना, आप करिए उनसे, हटाएं, नाम हटा दिया जाएगा। पता नहीं है, मामला लंबित है, इसलिए मैं ज्यादा उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा। मैं खुद उस मामले में गया, सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस दिया है इनको कि मुस्लिम नाम पे। मतलब आपकी टीम भी नहीं है ये? क्या टीम भी? ये सारे कहते हैं कि आपकी हमारी टीम ए जनता है। हमें ऐसे फुव्वारे नहीं चाहिए जो चलते नहीं है, गुब्बारे जिनमें छेद है। अरे जनता हमारी टीम है। और एक बात और कह दूं, सुनिए, देखिए, ये जाते हैं ना सब्जी वाले के पास, तो कहते हैं कि भैया फल है, फल, तो कहते हैं बताओ भैया कौन सा चाहिए, कहे मुझे हरा संतरा दे दो। ये वो वाले हैं। ये देखिए, इनका एक पोस्टर है पार्टी का, कहते हैं गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, तलवारें हैं। ये पार्टी है। अब बताइए, लोकतंत्र में ऐसी पार्टी, और ये चाकू छुरी जो तेज करा रहा है, कौन सी पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभी सुनिए, जो ये कह रहा है कि मेरी छुरी तेज करने की गर्दन काट देंगे। एक सेकंड, आज तक पर हम लोग शाउटिंग मैच के लिए गेस्ट को नहीं बुलाते हैं। शाउटिंग नहीं कर रहा। प्लीज एक सेकंड सर, मेरी बात सुने आप सर, प्लीज। एक बार में एक व्यक्ति बोले, मैं अगर आपको जवाब देना है, हाथ उठाइए जैसे झाजी उठा रहे, मैं आपको आपके पास आऊंगी। प्लीज एक साथ मत चिल्लाइए, दर्शक नहीं सुन सकते किसी। अब एक तथ्य दे देता हूँ, चीखने चिल्लाने के लिए थोड़ी आए। मैडम जवाब देता हूँ। अंजना जी, ये BCD नहीं, ये F है, F फेल इन पॉलिटिक्स। और क्यों? गुजरात में 13 सीट में लड़े थे, 12 में जमानत जब्त हुई, सीट आई अंडा। पोल्ट्री फार्म खोलो, यहाँ क्यों खड़े हो भैया, ऑमलेट बनाओ। अच्छा ठीक है, प्रणव जी, आपका है क्या विचारधारा? केवल हिंदू मुस्लिम करते रहते हो। मोदी को चुनौती देनी है, आपको भी एहसास तुम मेरे साथ तो हिंदू दूर हटो। केसीआर राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर बहुत सारी बातें कही, और मुझे सबसे आश्चर्य हो रहा है इनकी तालियों से, क्योंकि मैं इनमें अपना जो है, एक जब मैं स्टूडेंट विद्यार्थी होता था आपकी तरह, तो मैं अपना भूत देखता। मुझे बड़ा आश्चर्य है, मैं अपने मित्र और बहुत पसंदीदा मित्र अजय आलोक की तरफ रूबरू हूं। इन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी कब मुद्दे नहीं थे इस देश में, हर चुनाव में मुद्दे होंगे। और ये मैं आपसे मुखातिब हूं कि चुनाव होंगे तब भी ये मुद्दे होंगे। माँ बाप ने आपको यहां भेजा है पढ़ने के लिए, मुश्किल से पैसे होते होंगे घर में। जब हम आए थे उसी तरह आए थे, आप आई थी उसी तरह आई थी, बहुत मुश्किल से। 3 साल के बाद जब आपका कोर्स खत्म होगा, आपको नौकरी चाहिए होगी, तब आपके पिताजी आपकी तरफ देखेंगे कि बेटा क्या हासिल किया है, आपने पढ़ा होगा, डिग्री होगी आपके पास, और तब आप क्या करेंगे? मैं नहीं कहना चाहता क्या बेरोजगारी दर झेलेंगे, मैं देश का सर्वाधिक बेरोजगारी दर है।
बस मुझे खत्म कर लेना, अब मैं आता हूं अजीत जी। 2-3 बातें कह दी इन्होंने, इसलिए कहता हूं कि नैरेटिव कुछ भी बने, वो पॉकेट मार वाली बात कहते हैं राहुल जी, वो नैरेटिव बनाने की बात कहते हैं कि वोट आपसे आपके मुद्दे पे नहीं अपने मुद्दे पर लिया जाएगा, वोट की चोरी ना हो। ध्यान रखें, आपके मां बाप आपको भेजते हैं, लाखों लोग जो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, बच्चे जो यूनिवर्सिटीज में है, कॉलेजेस में है, ये आपके हर चुनाव जो होता है आपके भविष्य के लिए होता है, देश की नींव के लिए होता है, लोकतंत्र के लिए होता है, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए होता है। वोट देते वक्त ये सोचें कि किन किन मुद्दों पर आप वोट दे रहे हैं, कौन सी पार्टी क्या कहती है। दूसरी बात जो कही हमारे साथी ने, गौरव जी ने, इन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय पार्टी हो गई, अब केसीआर जी उन्होंने बनाई कि उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं दिया। जाहिर है निमंत्रण इसलिए नहीं दिया क्योंकि हम उनकी विरोधी पार्टी हैं तेलंगाना में, और ये कह रहे हैं कि ये आपने ताली बजाए बड़े जोर की, घटता महागठबंधन है। अगर अखबार पढ़ें, आप न्यूज़पेपर देखें, टेलीविजन देखें, इनके समाचार देखें, तो आप इनके प्रमुख अगर 4 घटक दल के देखें, शिरोमणि अकाली दल हो, शिवसेना हो, पीडीपी हो और जेडीयू, आप यहां खड़े हैं, ये चारों इनके घटक दल थे। चारों के लोकसभा में सांसद हैं और बड़े बड़े सांसद हैं, वो सब इनसे अलग हो गए हैं। क्यों? मैं उत्तर देना चाहता हूं। कोई लड़ाई है, किसी बात को कभी जानने की कोशिश की आपने? इसलिए क्योंकि ये जो राजनीति अभी देख रहे थे ना आप, ये तू मैं कि ये कह रहे हैं कि ये तलवार का धार दिखा रहे हैं और दूसरा छुरी का धार दिखा रहा है। ये सामाजिक नफरत का जो बीज है, ये इस तरह से बोया जाता है, इस तरह से उन्माद फैलाया जाता है, ये आपके भविष्य के लिए खतरनाक है। चेत जाइए इससे पहले ये आगे बढ़े। इसको आपको हराना होगा और इसकी ताकत सिर्फ और सिर्फ आपके वोट में है, आपके हाथ में, आपकी कलम में। ठीक है, जेडीयू सवाल है मेरा, पिछले 5 से 7 सालों में आप लोगों ने दलितों के लिए क्या किया है? क्योंकि गांधी के कर्मभूमि के बगल में पूरा इलाका दलितों का है और वो दलित बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। आज से कुछ दिन पहले वहां प्रशांत किशोर भी गए थे, लेकिन नीतीश कुमार कभी नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? और 5 से 7 साल में आप लोगों ने कितने यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाए हैं? आज वहां से हमको यहाँ पे आना पड़ रहा है पढ़ने के लिए, क्यों? ऐसा क्यों? बिहार के चंपारण से यहाँ पर हम आए हुए पढ़ने के लिए, क्यों ऐसा हो रहा है? बिहार में जब पहली बार नीतीश कुमार जी की सरकार बनी तो देश में सबसे पहला एक महादलित आयोग बना, जिसमें पहले 22 दलित जातियां थी जिनके कल्याणार्थ कार्य किए गए, उसके बाद 2 जातियों को और जोड़ा गया। बिहार में सामाजिक न्याय के साथ विकास है। न्याय के साथ विकास का मतलब यह है कि उस हर हिस्से को विकास पहुंचे जिसको पहले नहीं पहुंचा करता था। दलित जातियों के कल्याण में सबसे पहला कार्य किया गया कि दलित मित्र बनाए गए ताकि उनकी समस्याओं को समझकर सीधा किताब, कॉपी, स्कूल के लिए जितने भी साधन थे, पोशाक, उनके बच्चों तक भेजा गया। इस तरह के दलित मित्रों को एक वजीफा भी दिया जाता था, एक सरकारी सहायता दी जाती थी। बच्चा तो बता रहा है कि नहीं कुछ हो रहा है ना, ये सब ज्ञान की बातें हैं जो किताबों में लिख दी जाती है और उत्थान के लिए है। ठीक। मेरा सवाल जदयू प्रवक्ता से है। बिहार में बहार है, सुशासन की सरकार है कि बिहार बेहाल है, कुशासन ही बरकरार है? बिहार में आप जातीय जनगणना करना चाहते हैं, तो अगर जातीय जनगणना करना है तो बेरोजगारों की गिनती कीजिए, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे शिक्षा और प्रवासी मजदूर की गिनती कीजिए। ऐसा क्यों नहीं करते आप? 2 चीज बता दूं, पटना का PMCH 5000। रुक जाइए सर, रुक जाइए। अभी सर ने कहा एक शब्द कि भारत जोड़ो यात्रा से 2024 में राहुल गांधी जो है अपनी सरकार बनाएंगे, लेकिन आपने कहा अभी इतने लोग मौजूद हैं, मैंने कहा सरकार नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मैं बताता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा में सिर्फ वो एक काम करेंगे, वो मंच पे बैठ के अपनी बहन को किस करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। जब मोदी जी, आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि एक प्रधानमंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री जिसको जनता चुन के भेजती है, वो अगर अपने माँ के पैर छूता है तो ये लोग कहते हैं फोटो खिंचाने जा रहा है। और राहुल गांधी क्या करते हैं? भारत जोड़ो यात्रा में वो अपने भरे मंच पे वो किस करते हैं, वो प्यार है उनका, और वो एक बेटे का अपने माँ के लिए प्यार। जवाब, इसका जवाब एक ले लेते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का आरोप लगता है कि पीएम जा रहे हैं पैर छूने, अब तो खैर उनकी मां नहीं रही, उनका निधन हो गया है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। तो वैसे ये कह रहे हैं कि जब आप लोग स्टेज पर इस तरह का प्यार भाई बहन का दिखाते हैं तो क्या वो मार्केटिंग नहीं है? मुझे नहीं पता कि राजनीति के किस हिस्से से वो लोग हैं जो कि कोई व्यक्ति अगर अपनी माता से मिलता है तो उसको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कहता है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी जिम्मेवार व्यक्ति राजनीति में ये बात करेगा। ठीक, अगला सवाल जल्दी, छोटा सवाल। आपसे मेरा मतलब क्वेश्चन है, सबके सवाल कांग्रेस से ही हैं क्या? चलिए पूछिए। मेरी तो रिक्वेस्ट ही है कि राहुल गांधी भारत जोड़ रहे हैं, मेरे हिसाब से उन्हें अपने शब्द जोड़ने चाहिए जिससे हम लोग कनेक्ट हो, और जब हम कनेक्ट होंगे तो वो 10 नरेंद्र मोदी को हरा सकते हैं। लेकिन क्या जोड़ने चाहिए? अपने शब्द वो इस तरीके से जोड़ें कि लोग उनसे कनेक्ट हों। लोग शब्द जोड़ने चाहिए, यस, मतलब उनको भाषण पर काम करना चाहिए। हाँ, उन्हें अपने जो मतलब जिस तरीके से वो चीजें प्रेजेंट करते हैं सही तरीके से नहीं कर पाते, वो लोग कनेक्ट नहीं हो पाते उनसे। मेरे ख्याल से लाखों लोग उनसे मिल रहे हैं, लाखों लोग उनसे बात कर रहे हैं।
ऐसी शिकायत तो नहीं आती सुनने में। बिहार की शिक्षा व्यवस्था इतनी बेहाल क्यों? 5वीं क्लास की कक्षा के तो बच्चों मान ही नहीं रहे भाई, हम लोग कितने लोग पूछ लेंगे उनको। अच्छा है, बिहार में खराब है सब सुशासन बम बम है, सब छात्र। 5वीं क्लास की कक्षा के बच्चे को दूसरी क्लास की किताबें पढ़ने के लिए दिया जाए, फिर भी वो नहीं पढ़ता, ऐसा क्यों? ये ऐसा नहीं है। आप जो कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में ये सबका जवाब देने नहीं दे रहे, आप जवाब देने नहीं दे रहे। जवाब बड़ा सिंपल है, ये मेरे भाई क्यों नहीं दे रहे हैं कि ये सब जो है ये विरासत की परेशानी है। अब देखिए उन्होंने रास्ता अलग किया है, थोड़ा समय दीजिए, सब दुरुस्त हो जाएगा। बीजेपी के साथ कितनी सरकार चली है सर उनकी? बीजेपी के साथ तो सरकार चली है इनकी बिहार में। कितनी कब 20 साल हो गए इनको। ये लीजिए। मेरा कांग्रेस से सवाल है कि आपको क्या लगता है कि जब वो भारत जोड़ने चले हैं, अशोक गहलोत तो वो पायलट के नहीं जोड़ पाए, तो भारत जोड़ पाएंगे? ठीक है, ये सवाल आजकल सबका फेवरेट सवाल है, एक साथ जवाब दीजिएगा। मैम हमारा क्वेश्चन बीजेपी से है दैट दे आर व्हाट डूइंग अबाउट वो रेप कल्प्रिस्ट के लिए क्या कर रहे हैं? हिंदी में बोले। और वो लोग आम आदमी के लिए क्या कर रहे हैं? और तीसरा मेजर दैट इज दे आर डूइंग व्हाट। भाई हिंदी बोल ले। वो लोग डिफेंस पर्सनल के लिए क्या कर रहे हैं? मेजर। यस मैम, थैंक यू। मेरा सवाल AIMIM से है, ऑल इंडिया मजलिस हिदायतुल मुस्लिमीन। एक तरफ आप राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं और आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता वारिस पठान तेलंगाना से कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए साहब। ठीक, वारिस पठान का नहीं था, किसी और का। मेरे 3 क्वेश्चन है। जल्दी पूछने, एक सवाल जल्दी से। राहुल गांधी चले हैं भारत जोड़ने, ये भारत जोड़ने की स्ट्रेटेजी है या फिर बीजेपी को हराने की स्ट्रेटेजी? ठीक है। मेरा सवाल जेडीयू के प्रवक्ता से है, जब नीतीश कुमार लालू यादव और तेजस्वी ने बुला जब नीतीश कुमार सरकारी हॉस्पिटल में बिहार के इलाज करवा सकते हैं, तो लालू यादव क्यों गए सिंगापुर अपना इलाज करवाने? मुझे जवाब देने दीजिए। देखिए लालू यादव नहीं सर, दो आप सारे बच्चे आप ही से पूछ रहे हैं। मैं 2 मिनट चाहूंगा आपसे, 1 मिनट दे दीजिए कि लालू यादव जी की जो स्थिति मेडिकल है वो थोड़ा क्रिटिकल है, उनको किडनी ट्रांसप्लांट कराना है और उनकी बेटी रहती हैं वहां सिंगापुर में जो जिन्होंने किडनी डोनेट किया है, पहला। दूसरा, लालू यादव ने हमेशा अपना इलाज एम्स में कराया है, किसी प्राइवेट जगह नहीं जाते थे। नीतीश कुमार ने भी अपने आंख का इलाज सरकारी अस्पताल में कराया है। जहां तक बिहार में शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सुविधा को लेकर है, झंझारपुर में मधुबनी के पास एक बड़ा हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है, एम्स का निर्माण बिहार में हो ही रहा है। 15-20 साल शासन में हो गए, भी हो ही रहा है। हर प्रणव जी भी कह रहे हैं कि बुरा हाल है, अब ठीक होगा। नहीं, आप इस चीज को समझिए। 5000 बेड का अस्पताल PMCH बनने जा रहा है, तो बिहार अपनी जितनी भी सीमित संसाधन है उसमें बेहतर करके 11.3% विकास दर ले गया होगा। छोटा सा, उसके बाद से आपका सवाल। मैं बस एक काउंटर प्रणव जी को देना चाहता हूँ। उन्होंने मेरा नाम लेके बोला इन युवाओं से कि आज से 3 साल के बाद जब ये लोग पास करके निकलेंगे तो नौकरी मिलेगी कि नहीं। इतना नकारात्मकता होना जरूरी है? क्यों नहीं नौकरी मिलेगी? प्रमाण आज तक इस देश में क्या प्रमाण है? आज तक इस देश में जो भी MBA करके निकलता है तो क्या वो अपना व्यवसाय, अपनी नौकरी नहीं कर सकता है? युवाओं को नकारात्मक भाव अगर देंगे आज की तारीख में तो कौन युवा जुड़ेगा इनसे? प्रणव जी कि इस देश में ये शायद इसके बाद जवाब लेंगे ये इस देश में ये आपके ही वर्तमान में संभव हुआ है, आपके पहले कभी नहीं हुआ और शायद भविष्य में भी नहीं होगा कि प्रधानमंत्री को खुद नियुक्ति पत्र बांटना पड़ा है। ये शर्म की बात है। ये ना ये जॉइंट सेक्रेटरी, वो जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं, क्लर्क्स होते थे, वो बांटा करते थे। ये उपलब्धि है ये आपके सरकार की। ठीक है, जॉब देने के लिए भी PM को सामने आना पड़ा, इस पर वो सीधा सवाल पूछ रहे हैं। गौरव जी, सबका जवाब दीजिए। उस बच्चे ने भी आपसे पूछा बेरोजगारी के मुद्दे से लेकर डिफेंस के लिए आप क्या कर रहे हैं। सबकी बात का उत्तर दूंगा, टोका ना जाए इतनी जरूर उम्मीद करता हूं। सबको सुना। शर्म की बात क्या है मैं आपको बताता हूं। शर्म की बात पहले तो ये है कि जब हमारे देश का जवान जो हमारे लिए जान न्यौछावर कर देता है, वो बुलेट प्रूफ जैकेट मांगे, और गांधी परिवार जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी परिवार है वो VVIP चॉपर लाए अपने लिए। ये है, आप सुनिए, अब बीच में नहीं बोलिए, ये गलत बात है, गलत बात है। अगर मेरा तीर निशाने पे है तो मैंने कहा आपके जेब काटने की तैयारी मत करिए प्लीज। मुद्दे पर जो सवाल पूछा गया पूछे, अपने तरीके से दूंगा, आप नहीं बताएंगे। जो कांग्रेस पार्टी नष्ट हो गई, आप तो चाहते हैं आपकी तरह बोले और जनता हट जाए। हम अपनी तरीके से अपनी बात रखेंगे और एक बात रखूंगा जल्दी से। दूसरी बात, शर्म की बात यह है अंजना जी, मैं इतना कह सकता हूं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी बच्चों को नौकरी कैसे मिले इसकी चिंता नहीं करी, राहुल गांधी को सत्ता कैसे मिले इसकी चिंता करी। आज जब ये चर्चा हो रही है 71,000 लोगों को
जॉब के सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं। इससे पहले 1.5 लाख को प्रधानमंत्री जी ने खुद दिए हैं। मुद्रा योजना में 36 करोड़ भारतीय नागरिक है जिनको लोन मिला है। और सबसे बड़ी बात है, इसका आप एक कॉन्ट्रास्ट कर लीजिए। मैंने आंकड़े दिए थे, राजस्थान में 28.5 बेरोजगारी दर है। भारत के बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा बिहार के यहाँ पे प्रतिनिधि खड़े हैं, 18.5 बेरोजगारी दर है। जल्दी तीसरी बात, क्या आज ये हम 10 लाख आखिरी बात जल्दी से, टाइम खत्म हो चुका है। हाँ, देखिए मैं इतना ही कहूंगा कि ये झूठा विपक्ष है, ये रूठा विपक्ष है और ये टूटा विपक्ष है। झूठा इसलिए कि राहुल गांधी झूठ बोलते हैं और सॉरी बोलते हैं। टूटा इसलिए है राहुल गांधी को जो है केसीआर नहीं बुला रहे और यूजलेस। क्या बेसलेस है भाई? आपको मालूम है पेट्रोल सबसे महंगा कहाँ है? राजस्थान श्री गंगानगर में। आपको मालूम है रेप सबसे ज्यादा कहाँ होता है? राजस्थान में। आपको ये मालूम है कि सबसे ज्यादा क्यों महंगा? ये पूछिए क्यों महंगा? आप वैट हटा दीजिए। हिमाचल में आपने क्यों बढ़ाया बताइए? चलिए, एक प्रवक्ता नहीं बता पाया, आप बताइए क्योंकि हिमाचल में क्यों बढ़ाया? क्योंकि उन्हें बढ़िया जहाज में चलना है। बढ़िया इसी के साथ अंत करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद। 24 में जनता तय करेगी और अब तो अगले साल ही चुनाव का वक्त भी आ जाएगा। सबने अपनी अपनी बात कही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।